यो व्हाट्सअप। तो भाई इंडियन क्रिकेट क्राउड के एपिसोड 6 में सबका स्वागत है। थैंक यू सो मच अभी तक पॉडकास्ट अगर तुम देख रहे हो तो भाई आज फटाफट फिर से स्टार्ट करता हूँ। मेरा नाम विभोर है एंड मेरे साथ है विवेक सिंह ठाकुर हु लव्स नंबर्स, हु लव्स मिशनरी एंड हु इज इवन बिगर लवर ऑफ ऋषभ पंत। ठीक है, तो आज अपने बहुत सारी चीज़ों पर बात करने वाले। इनफैक्ट टॉपिक तो सेम ही है लेकिन इन डेप्थ बात करेंगे। आज अपने बात करेंगे इंडिया की T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड आ गई है ब्रो। ठीक है, तो वीडियो चालू करने से पहले मैं फिर से बोल देता हूँ कि भाई अगर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दिया करो, ज्यादा टाइम जाता नहीं है भाई तुम लोग। ठीक है, फालतू की वीडियो देखते रहे तो इंस्टाग्राम पे अगर ये देख रहे हो तो एक सब्सक्राइब का बटन दबा दोगे, माइक्रो सेकंड लगेगा। ठीक है, I am requesting you personally. तो ब्रो बिना फालतू की बात बर्बाद करते हुए सीधा इंडिया वर्ल्ड कप स्क्वाड पे आते हैं। मैं पहले चाहता हूँ कि तेरे क्या थॉट्स हैं उस पर तू बात करे, फिर मैं स्क्वाड वगैरह डिस्कस कर। तो सबसे पहले मैं तेरे से स्टार्ट करता हूँ कि भाई तेरे क्या थॉट्स हैं इंडिया के वर्ल्ड कप स्क्वाड पे, क्या कहना है तेरे? जैसा कि दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि जो इंडिया का वर्ल्ड कप का स्क्वाड है मोस्ट लाइकली थोड़ा बहुत ही एक एंटिसिपेटेड ही स्क्वाड है जो लोगों ने पहले से प्रेडिक्ट किया था। कुछ इतने बड़े मेजर चेंजेस नहीं है। बस एक जो चीज़ है जो बहुत ज़्यादा लोगों को ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा एक इशू है, वो है रिंकू सिंह का ना होना। और जो कि एक फैक्ट है, क्योंकि जिस हिसाब से रिंकू सिंह ने पिछले 2 IPL सीजन्स खेला है और इंडिया के लिए मिले मौक़ों में जैसा रिंकू सिंह ने परफॉर्म किया है, उस हिसाब से रिंकू सिंह का होना बनता था। कुछ लोग खुश भी हैं कि साथ ही साथ हम पहली बार शिवम दुबे जैसे खिलाड़ी को लेके जा रहे हैं जो मिडल ओवर्स में बॉल को क्लियरली मसल कर सकता है। एक सेक्शन ऑफ फैंस हैं जो इस बात से खुश है कि संजू सैमसन का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, ओवर KL राहुल यू कैन से, और जो कि बनता भी था जिस हिसाब से जिस पोजीशन पे संजू सैमसन IPL में खेल रहे हैं। और साथ ही साथ मतलब कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इम्प्रूव हो सकती थी स्क्वाड में, जैसे वही मेन चीज रिंकू सिंह का होना। उस पे अपने आएंगे, उस पे आएंगे, उस पे इन डेप्थ अपने प्रोज एंड कॉन्स पे अपने बात करेंगे। ठीक है, तो पहले है ना मैं फटाक से हल्का सा छोटा सा, अच्छा अगर ये है ना पॉडकास्ट अपने 4 दिन पहले कर रहे होते ना, मैं एकदम फड़का हुआ दिमाग में था उस टाइम पे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ थी स्क्वाड में जो मेरे को उस टाइम अच्छी नहीं लग रही थी। लेकिन अब जब मैं सेटल डाउन हुआ मेरे को लग रहा है एक्चुअली मैं काफ़ी अच्छा जॉब किया। लेकिन मेरे को लगता है अभी भी 1-2 ऐसे प्लेयर हैं जिसका अपने को असर हो सकता है। बट मेरे को लगता है काफ़ी अच्छा स्क्वाड मतलब मोर और लेस सेम ही है। 1-2 प्लेयर्स जो रिंकू सिंह वगैरह की बात हो रही है उसका चेंज है। मैं सीधा प्रोज एंड कॉन्स पे आता हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ एकदम शॉर्ट प्रिसाइज रहना। पहले तू बता तेरे हिसाब से क्या प्रोज हैं एंड क्या कॉन्स हैं, एंड आई लाइक टू एड अप टू इट। एक जो मतलब एक प्रो जो मुझे यहाँ इस बार दिख रहा है वो ये है कि हमारे पास जसप्रीत बुमराह है, पहली बात, जो पिछले वर्ल्ड कप सीजन में नहीं थे, हमारे पास। दूसरी चीज़ ये है कि इस बार कहीं ना कहीं हमारा जो बॉलिंग है वो एक कंप्लीट यूनिट लग रहा है। बस थोड़ा बहुत अगर हम ये कह सकते हैं कि कोई एक ऐसा स्पिनर मिसिंग है जो पावर प्ले में बॉलिंग डाल सके, लेकिन कहीं ना कहीं शायद वो रोल अक्षर पटेल को दिया जाएगा, तो वो चीज़ है। और मिडिल ऑर्डर्स में जैसा मैंने पहले भी मेंशन किया कि बॉल को मसल करने के लिए शिवम दुबे हैं हमारे पास, जो एक बहुत अच्छा लेफ्टी ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं हमारे लिए कि वो किसी भी मूवमेंट कभी नंबर 3 पे या कभी 4 या 5 पे आके जैसी गेम की सिचुएशन हो उस हिसाब से वो चीज़ों को मतलब उनका यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। ऋषभ पंत का कमबैक हो रहा है टीम में, तो कहीं ना कहीं ये भी एक एक्साइटिंग न्यूज़ है बहुत लोगों के लिए। तो ऑल इन ऑल अच्छी स्क्वाड है। यशस्वी जायसवाल जैसा एक फ्रेश चेहरा जो हम लेके जा रहे हैं, कहीं ना कहीं पहले हमारे पास एक ये दिक्कत हुआ करती थी कि हम ओपनिंग में थोड़ा सा मतलब ओपनिंग स्टार्टिंग ओवर्स में हम थोड़ा सा धीरे खेलते थे, तो शायद वो तेज खेलने का रोल यशस्वी जायसवाल को दिया जाएगा। तू अपने प्रोज बता सकता है? तो मैं इस पर बताया, मैं बहुत सिंपली करूँ। मेरे हिसाब से प्रोज तो तूने ज़्यादातर गोली दी। मेरे को लगता है बॉलिंग की तो बहुत वैरायटी लेके जा रहे हैं, बैटिंग भी काफ़ी अच्छी लग रही है मेरे को एक चीज़ अच्छी लग रही है कि अजीत अग्रकर का जैसे अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुना, मेरे को एक चीज़ लगा कि उनके पास एक क्लैरिटी है। हो सकता है उससे डिबेट कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट उनके दिमाग में एक आइडिया तो है कि हम करना क्या चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात मेरे को अच्छा लगा कि भाई अपने ट्राई कर रहे हैं दुबे सैमसन जैसे बंदों को अपने नेग्लेक्ट किया। लेकिन मैं सीधा कॉन्स पे आता हूँ। प्रोज तो तूने काफ़ी हद तक बोल दिया। मेरे को लगता है सिलेक्शन में कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत की है। मेरे को लगता है अपने उतने फ्लेक्सिबल स्क्वाड लेके नहीं गए। सिर्फ 2-3 बंदे अगर आगे पीछे हो जाते ना तो अपनी स्क्वाड बहुत फ्लेक्सिबल हो जाती है। मैं सबसे पहले बात करता हूँ यशस्वी जायसवाल। अगर यशस्वी जायसवाल को तुम लेके जा रहे हो तो इट बेसिकली सिग्निफाइज कि यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ओपन करेंगे। इसका मतलब बहुत क्लियर है कि दुबे और हार्दिक पांड्या खेल नहीं पाएंगे।
ठीक है, अगर मान लो कि भाई जायसवाल को बेंच करना है तो देयर इज नो सेंस, क्योंकि जायसवाल को फिर स्क्वाड में नहीं होना चाहिए था, क्योंकि विराट कोहली, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, संजू सैमसन, ये 4 ऐसे बंदे हैं जिसमें से रोहित और विराट को लेजिट ओपन कर सकते हैं। तुम रोहित या विराट को ड्रॉप करोगे नहीं अनलेस एंटिल उनको कुछ इंजरी कंसर्न हो गया, भले कितने भी खराब फॉर्म में, वो दोनों ड्रॉप नहीं होंगे। तो अगर मान लो रोहित या विराट में से किसी एक को इंजरी हो रहा है, मान लो विराट को इंजरी हो गया, तो संजू सैमसन इजीली ओपन कर सकता है। अगर कोई बंदा नंबर 3 में खेल रहा है T20 में, तो वो ओपन भी कर सकता है, कोई टेस्ट मैच वाला सिचुएशन नहीं है। तो मेरे को लगता है यशस्वी जायसवाल के बदले समवन लाइक रिंकू सिंह बहुत अच्छा रहता, क्योंकि जो रिंकू सिंह देता है ना वो कोई और नहीं दे रहा है। रिंकू सिंह की फाइट दुबे या हार्दिक पांड्या से थी ही नहीं मेरे हिसाब से। रिंकू सिंह इज नंबर 6, नंबर 7 या नंबर 5, 6, 7 वाला बैटर है ना, जो 10 बॉल के अंदर तुम्हें 18 मार देगा, 22 मार देगा, वो इस टाइप का बैटर है। दुबे डेफिनेट, दुबे मिडल ओवर्स में मारने वाला प्लेयर है और रिंकू सिंह डेथ ओवर में मारने वाला प्लेयर। ये मेरे को सबसे बड़ा कौन लग रहा है कि यशस्वी जायसवाल फालतू में एक जगह खा रहा है। मेरे को लगता है तुम जायसवाल के बदले रिंकू सिंह को ले सकते हैं। दूसरा जो मेरे को लगता है कि अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा को एक ही साथ एक ही स्क्वाड में रखने का क्या पॉइंट है। अगेन मेरे को लगता है रविंद्र जडेजा समवन जिसको तुम ड्रॉप नहीं करोगे, ऐसा मेरे को लगता है। मेरे को लगता है शायद ये लोग के दिमाग में बहुत क्लियर है कि रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल साथ में खेलेंगे, विच बेसिकली सिग्निफाइज कि कुलदीप और चहल में से एक ही बंदा खेल पाएगा, है ना। 4 के 4 तो इम्पॉसिबल है खेलना। तो उससे मेरे को ऐसा लगता है कि डेथ बॉलिंग अपनी अभी भी अच्छी लग रही है। जसप्रीत, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप है, तुम्हारे पास आवेश खान हो गया। मेरे को अभी भी लगता है कि हमारी डेथ बॉलिंग में अभी भी कहीं ना कहीं कंसर्न है। हमारे पास एक जसप्रीत बुमराह बेसिकली वन स्टॉप सॉल्यूशन वाला सिस्टम है। तो मेरे को लगता है समवन लाइक नटराजन बहुत अच्छा रहता है। नटराजन ने ओवर दी बेसिकली जो नटराजन जो चीज प्रोवाइड कर रहा है रिंकू सिंह जैसे, कि वो बहुत स्पेशलाइज्ड चीजें प्रोवाइड करता है और डेथ बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन हो जाए। लगता है जसप्रीत, अर्शदीप और नटराजन ये तीनों अगर टैंडम में एक ही 11 में होते तो भाई माशाल्लाह अपनी बॉलिंग बहुत अलग हो जाती है। मेरे को लगता है सिर्फ 1-2 बंदे आगे पीछे करने से अपना बैटिंग और अपना बॉलिंग बहुत अच्छा लगता है। और ऑल इन ऑल में सबसे बड़ा मेरे को लगता है जो सबसे बड़ी दिक्कत है अभी भी अपने स्क्वाड के साथ, अपने कुछ भी करके अपनी बैटिंग नंबर 7 पे खत्म हो जाएगी और नंबर 7 पे होगा जडेजा। तुमको जडेजा और अक्षर को साथ में खिलाना पड़ेगा जो कहीं ना कहीं सेम यूटिलिटी टाइप के प्लेयर हैं। क्योंकि मेरे को अभी भी लगता है अपने ने जैसा कि पहले पॉडकास्ट में ये एस्टेब्लिश भी कर दिया था कि जडेजा नंबर 7 पे इज नॉट अ गुड T20 बैटर एनीमोर। ये बहुत क्लियरली अपने ने एस्टेब्लिश कर दिया था। तो मुझे लगता है कि अक्षर और जडेजा का एक ही साथ एक ही स्क्वाड में होना बहुत क्लियरली सिग्निफाई कर रहा है कि वो लोग साथ में खेलें। ओवर टू यू ब्रो, तेरा क्या कहना, तेरे हिसाब से क्या कॉन्स है और अपने को क्या बेटर करना चाहिए ये वर्ल्ड कप में? जैसे कि जो तू मेंशन कर रहा था रिंकू सिंह को लेके, तो वो मैं अगर एक शॉर्ट टर्म में उसे समराइज करूँ तो वो कुछ ऐसा है कि हमारे पास ऐसा फिनिशर के रोल के लिए अभी सिर्फ और सिर्फ हार्दिक पांड्या है और कोई नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये हार्दिक पांड्या एज एन ऑलराउंडर और साथ ही साथ हार्दिक पांड्या एज अ फिनिशर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी ला दे रहा है हमारे ऊपर। क्योंकि उसके सिवा अगर तुम देखो तो मैं नहीं मानता कि रविंद्र जडेजा या अक्षर पटेल एक फिनिशर का रोल निभा सकते हैं, ठीक है। वो दोनों ही ऐसे बैट्समैन हैं जिनको थोड़ी सी बॉल चाहिए रहती है पहले खेलने के लिए, उस पिच पे सेट होने के लिए। तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि हम हार्दिक पांड्या पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। दूसरी चीज़ कि हमारे पास जो पावर प्ले के जो बॉलर्स हैं वो बहुत लिमिटेड है, कि अगर हमको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो कहीं ना कहीं फिर हमको हार्दिक पांड्या से 1 या 2 ओवर पावर प्ले में चाहिए रहेगा। क्योंकि अगर तुमने बुमराह से 2 पावर प्ले में डलवा दिए और तुम ये सोच रहे हो कि मैं एट द एंड बुमराह से 2 ओवर डलवाऊंगा, तो अगर बीच में एक पार्टनरशिप बिल्ड हो रही है तो बुमराह इज योर मेन विकेट टेकिंग ऑप्शन। तो अगर तुमने उस टाइम बुमराह को यूज़ कर लिया तो बुमराह का सिर्फ 1 ओवर बचेगा एट दैट। तो ये जो चीज़ है ये कहीं ना कहीं हमको हैम्पर कर सकती है, जो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है हमारे पास एक ऐसे स्पिनर की जो पावर प्ले में डाले, या फिर एक ऐसा ऑप्शन जो पावर प्ले में 1 ओवर निकाल सके, ठीक है। तो ये मैं बताया इस पे तेरे पॉइंट को हल्का सा एक्सटेंड करता हूँ। मेरे को लगता है कि बहुत बड़ा कारण इसका ये भी जो लैक ऑफ ऑलराउंडर्स है अपने पास, है ना। जैसे कि उनके पास टॉयनेस है, मैक्सवेल वगैरह है जो रेगुलरली डाल लेते हैं। अपने पास लैक ऑफ ऑलराउंडर्स के कारण ना अपना बैटिंग एक्सटेंडेड लग रही ना अपनी बॉलिंग एक्सटेंडेड लग रही। मतलब बेसिकली ये टीम समथिंग लाइक ऐसी है जो इंग्लिश में बोला जाता है हॉर्सेस फॉर कोर्सेज वाली, कि बस मतलब लोग ऐसे हैं जो कुछ चीज़ों के स्पेशलिस्ट हैं, वो मल्टी फैसेटेड नहीं है कि वो मान लो कभी किसी को बीच मैच में निगल हो गया या कुछ हो गया तो इम्पैक्ट प्लेयर तो आएगा नहीं तुमको बचाने। तो वो उस सिचुएशन में टीम को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर
मतलब पता नहीं, पर अगर भगवान ना करे ऐसी सिचुएशन किसी नॉकआउट मैच में आ गई तो फिर वही है कि हर बार की तरह एक इफ बट हो जाएगा कि यार शिखर धवन इंजर्ड हो गया था, हार्दिक पांड्या इंजर्ड हो गया था, इसलिए हमारा कॉम्बिनेशन बिगड़ गया। तो ये तुम्हें पहले से सोचना चाहिए ना कि तुम कितने मल्टीपल कॉम्बिनेशंस बना सकते हो, किस प्लेयर पे डिपेंडेंसी कितनी कम कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं वैसे तो ये कंपैरेटिवली बहुत छोटा टूर्नामेंट है कंपेयर टू 50 ओवर वर्ल्ड कप, पर अगर किसी को कुछ हो गया बीच वर्ल्ड कप में तो जो रिजर्व्स हैं वो हमारे ऐसे रिजर्व्स नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा एक वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। अब जैसे कि मल्टी फैसेट वाले नहीं है। हाँ, मल्टी फैसेट वाले नहीं है। जैसे कि अब शुभमन गिल है, अगर शुभमन गिल को रिजर्व में रखने का क्या सेंस है? तुम्हारे पास वैसे ही इतने सारे ओपनर्स हैं, तुम इवन संजू सैमसन से ओपनिंग करवा सकते हो। तो शुभमन गिल के बदले अगर वहां पे रियान पराग होता, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रियान पराग को तुम लेके ही जाओ, अगर कोई रियान पराग टाइप प्लेयर होता या कोई और होता जो उधर होता तो वो तुमको एक ऐसी वैल्यू प्रोवाइड करता कि हाँ मैं 1-2 ओवर भी डाल सकता हूँ और बैटिंग भी कर सकता हूँ, ठीक है। पर शुभमन गिल सिर्फ एक वन डायमेंशन प्लेयर है T20 के लिए, जो कि है कि बस मैं सिर्फ ओपनिंग करूंगा, क्योंकि मिडल ओवर्स में भी शुभमन गिल इतना इफेक्टिव नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम ये चीज़ लैक कर रहे हैं। मैं पता है इस चीज़ में थोड़ा सा और लंबा करता हूँ, अपने इन डेप्थ थोड़ा रिंकू सिंह पे तो अपने बात करेंगे, लेकिन ये टॉपिक थोड़ा सा खत्म करने से पहले एक चीज़ मैं बात कर लेता हूँ। मेरे को लगता है जितना IPL में मैं देखता हूँ कि जितना टेक्निकली स्मार्ट है आजकल टीम, कि जैसा अजिंक्य रहाणे को पकड़ लिया, उसको बोला कि खाली तेरे को बैट स्टार्ट में मारना है पेसर्स को, क्या नाम है शिवम दुबे को पकड़ लिया, तेरे को स्पिन को डोमिनेट करना है, KKR ने रमनदीप आंद्रे रसल को बोल दिया कि तुमको नीचे के 7 बॉल खेलने। ये सब टेक्निकली बहुत स्मार्ट प्ले है कि उनको सेटअप इस तरह से किया जाता है कि तुमको नीचे आके मारना है, तुमको ऊपर मारना है। मुझे लगता है इंडिया टीम सेटअप की बात कर रहा हूँ, आज के दिन अपने इतने फ्लेक्सिबल नहीं है T20 सेटअप में। अपने आज भी नंबर 1 पे रोहित आएगा, नंबर 3 पे विराट आएगा, नंबर 4 पे पंड्या आएगा, नंबर 5 पे दुबे आएगा। मतलब वो अभी भी अपने वही सेट से खेलते हैं। मेरे को लगता है बहुत कम ऐसी बार हुआ है कि अपने एक्चुअली में मैचअप की क्रिकेट खेल रहे हैं अपने, वो बहुत कम देखते हैं कि हाँ हो सकता है 10 ओवर में विकेट गिरी, अब यहाँ पर शायद विराट का काम नहीं है, हमको शायद दुबे को भेजना चाहिए, हमको शायद हार्दिक पांड्या को भेजना चाहिए। मेरे को लगता है इस वर्ल्ड कप कहीं ना कहीं ये चीज़ मेरे को लग रहा है सिलेक्शन में भी रिफ्लेक्ट हो रही है। जैसे कि मैं ये इस पॉइंट पे ऐड करना चाहूँगा जो तू बोल रहा है उसको कंटिन्यू करते हुए, कि हमारे पास जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो ऐसी नहीं है कि कुछ सरप्राइज एलिमेंट हम प्रोवाइड कर सकें सिचुएशन के हिसाब से। अगर कहीं ना कहीं मतलब तो ये चीज़ बोल सकता है कि हमारी बैटिंग लाइनअप जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल हो जाती है, ठीक है। और जो मेन चीज़ है कि हम इवन दो हमको पिछले टूर्नामेंट्स में फेलियर मिलते आए हैं, हम सेम ही चीज़ों को रिपीट करे जा रहे हैं इस सोच के साथ कि क्या पता इस बार सक्सेस मिल जाए, तो वैसे नहीं हो पाएगा। थोड़े बहुत चेंजेस कहीं ना कहीं हमको लाने पड़ेंगे। और मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि शायद मेजॉरिटी ऑफ दिस स्क्वाड जो है वो शायद नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप में हमें ना दिखे, क्योंकि एक रिवैम्प की ज़रूरत है इंडियन T20 सेटअप को, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट हो चुका है कि हम वही सेट ऑफ प्लेयर्स को खिलाए जा रहे हैं और लेके चल रहे हैं। तो थोड़ा सा एक रिवैम्प की ज़रूरत है। अगर लास्ट T20 वर्ल्ड कप से अपने मैच करें ना तो बैटिंग ऑर्डर कहीं ना कहीं सेम है, बस कुलदीप क्या नाम है KL राहुल को हटा के क्या नाम है इसका लेफ्टी का जायसवाल खेलेगा, ठीक है। तो मैं तो बहुत क्लियरली चाहता हूँ कि विराट और रोहित ओपन करें, तीसरे पे सैमसन आए, वहाँ से पंड्या दुबे वगैरह सब खेले, ठीक है। तो मैं तो वही चाहता हूँ कि वहाँ से अपने पंड्या दुबे वगैरह सब खेले, क्योंकि इससे ना थोड़ा डायनेमिक लगेगा। मैं आई होप दुबे बहुत अच्छी बॉलिंग करे, वरना अगर दुबे बॉलिंग नहीं कर रहा है तो अपने फिर से वही 5 बॉलर और छठा हमारा हार्दिक पांड्या होगा। मेरे को लगता है आज के टाइम में 6 से 7 बॉलर्स T20 होना बहुत, मैं ऐसा नहीं समझा कि 7 प्रॉपर बॉलर्स हो, 4 अच्छे बॉलर्स और 3 इस टाइप के बॉलर्स जो आपस में मिलकर कम से कम 8 से 10 ओवर डाल सके ऑन अ गिवन डे, है ना, जैसे कि उनमें लिविंगस्टोन वगैरह है। तो मैं चाहूंगा दुबे थोड़ा उस टाइप का सपोर्ट प्रोवाइड करें, बैटिंग करें। और वो चीज़ का प्रोवाइड होगा जो अपने बात कर रहे हैं कि डायनेमिक की कब बात होगी, जब मेरे को लगता है पहली बात रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ को उस माइंडसेट से सोचना पड़ेगा। अब उनको स्टार्स या उस तरीके से उन लोगों को उस माइंडसेट से सोचना पड़ेगा कि हाँ 8 ओवर हो गए, एक विकेट ही हम लोग शायद 8 ओवर हमने 90 मारे और पहली विकेट गिरी है। मे बी विराट कोहली को अभी नहीं भेजना है, मे बी समझ लाइक शिवम दुबे जाएगा या मे बी समझ लाइक हार्दिक पांड्या जाएगा। तो उस तरीके से हमें हमारे हिसाब से हमारे रिसोर्सेज इतने अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया गया है T20 पर्सपेक्टिव से जितना हमें करना चाहिए। समझ लाइक जडेजा अक्षर पटेल तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होते एज अ बैटर, फिर वही नॉकआउट से अपने को उनको बैटिंग मिलती है और वो लोग कर नहीं पाते। तो मेरा एक बहुत बड़ा पॉइंट यही है कि टेक्निकली उस चीज़ को अच्छे से इस्तेमाल करना है और कोशिश करना है कि रोहित और विराट ही ओपन करे। तो रोहित और विराट को ओपन करने से अपने पास 7 बॉलिंग पॉसिबिलिटीज ऑप्शन आ जाते हैं। तो तुम्हारा अक्षर, चाहल,
और क्या नाम है जडेजा, 2 फास्ट बॉलर और हार्दिक और दुबे आ जाते, तो 6 से 7 अपने पास बॉलिंग ऑप्शन आते हैं, विच इज रियली गुड, द मोर द बेटर, मेरा यही मानना है। तो इस चीज़ पर अपने बात करते हैं, अगला टॉपिक में थोड़ा सा इसी को एक्सटेंड करते हैं, इंक्लूजन्स एंड एक्सक्लूजन्स की बात करते हैं। तेरे हिसाब से ऐसा कौन सा बंदा है जो जिसको इंक्लूड होना चाहिए था और इंक्लूड नहीं हो पाया? मेन स्क्वाड में तो ऑफकोर्स रिंकू सिंह, और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं नटराजन एक ऐसा खिलाड़ी हो सकता था जो एटलीस्ट रिजर्व्स में होना ओवर खलील अहमद डिजर्व करता था। डेफिनेटली बेसिस ऑन द रिसेंट फॉर्म वो डिजर्व करता था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बहुत एक वैल्यू एडिशन हो सकता था इस स्क्वाड के लिए, कि जिस हिसाब से वो पावर प्ले में बॉलिंग कर रहा है, मिडल ओवर्स में बॉलिंग कर रहा है, और उसको अपनी बॉलिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए स्विंग की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह से खलील अहमद बहुत ज़्यादा स्विंग और मूवमेंट ऑफ द बॉल पे डिपेंड करते हैं। नटराजन के साथ ये इशू नहीं है कि वो बॉल स्विंग होना ही चाहिए। नटराजन मोर सॉर्ट ऑफ एक ऐसा बॉलर है जो हर मतलब फेज ऑफ द गेम में एक यूनिफॉर्म बॉलिंग कर सकता है, उसके पास वो प्रॉपर यॉर्कर्स हैं, ठीक है। बेसिकली जितना मैच डिले होता है वो उतना इफेक्टिव होने की कोशिश करता। हाँ, तो साथ ही साथ और एक बहुत एक थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि शुभमन गिल का रिजर्व्स में होना इतना ज़्यादा सेंस नहीं बना रहा है पर्सनली मेरे लिए। मैं ये नहीं चाहता था कि शुभमन गिल ना हो या ऐसा कुछ, वो उस बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि ओवर शुभमन गिल एक और किसी बैटर को कंसिडर किया जा सकता था, और समवन लाइक यू कुड हैव टेकन समवन लाइक वाशिंगटन सुंदर, जो तुमको एक वैल्यू एडिशन प्रोवाइड कर देता कि भाई यहाँ एक ऑफ स्पिनर है टीम में, ठीक है, जो थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर सकता है, तो वो कहीं ना कहीं टीम के डायनामिक्स को इम्प्रूव करता। मैं से बता अपने रिंकू सिंह पर तो जस्ट ये टॉपिक पे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, जो अपने बॉलिंग की बात कर रहे थे, अगर तो बॉलिंग की देखे ना, अक्षर पटेल फास्ट बॉलिंग की देखते हैं, तुम्हारे पास जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह एंड आवेश खान, ये 4 बंदे हैं तुम्हारे पास, मतलब आवेश खान तो रिजर्व्स में, राइट। ये जो 4 बंदे हैं, चारों जसप्रीत बुमराह को हटा देते हैं, बाकी के जितने भी अपने पास बॉलर्स हैं सबके सब स्टार्ट में डालना पसंद करते हैं, है ना। अर्शदीप स्टार्ट में स्विंग कराता है, मिडल में डालता है, मोहम्मद सिराज तो प्रॉपर स्टार्ट और मिडल में डालना पसंद करता है, आवेश खान भी समवॉट वही टाइप का बॉलर है, लेकिन नटराजन एक ऐसा बॉलर है ना जो तुमको डिफरेंट वैल्यू, एक तो लेफ्ट आर्मर है, एक ऐसी रैरिटी अपने पास, प्लस वो डेथ में डालना पसंद करता है, वो कंटिन्यूसली 9-10 की इकोनॉमी देता है डेथ में, और पता नहीं सालों से SRH के लिए खाली डेथ में डाल रहा है वो, मतलब मेरे को डेथ के अलावा कहीं दिखता भी नहीं है, और बहुत मुश्किल कंडीशंस में डालता है, तो मेरे को लगता है वो बहुत अच्छा वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है। सेम शुभमन गिल, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है ब्रो, शुभमन गिल को ले जाने का सेंस क्या है? तुमने जायसवाल ले लिया, रोहित ले लिया, पता नहीं सैमसन, विराट, 4 तो बंदे ले, 5वां एक और टॉप ऑर्डर को क्यों लेके जा रहे हो? तुम किसी को भी ले सकते थे, तुम रियान पराग को ले लेते, मे भी अभिषेक शर्मा को ले लेते, अभिषेक शर्मा तो लेफ्ट आर्म स्पिन प्रोवाइड करेगा, एक लेफ्ट आर्म बैटर है और एक दूसरा भी डायनामिज्म प्रोवाइड करता है, तो मेरे को शुभमन गिल का बिल्कुल सेंस नहीं समझ आया। बट कमिंग टू समवन लाइक रिंकू सिंह, जिसके ऊपर अपने कंसिस्टेंटली बात कर रहे हैं, रिंकू सिंह के ऊपर अजीत अगरकर ने ये बोला कि रिंकू सिंह की कोई गलती नहीं है, वो हमारे स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं, स्कीम ऑफ थिंग्स नहीं, बेसिकली अजीत अगरकर ने बोला कि हमारा जो कॉम्बिनेशन बना रहे हैं उसमें समवन लाइक रिंकू सिंह या समवन लाइक केएल राहुल जगह नहीं बना पाए। देखो लगता है कि रिंकू सिंह करंट डे एंड एज में और करंट सेटअप में रिंकू सिंह कॉम्बिनेशन में नई जगह बना पा रहे थे, को लेजिट लग रहा है ऐसा? हाँ, साथ ही साथ जो अगरकर ने बोला था उसमें एक चीज़ ये भी थी कि हम लोग रिस्ट स्पिनर्स को टीम में रखना चाहते थे, चहल और कुलदीप दोनों को, और अक्षर पटेल को भी, एंड देन 2 विकेट कीपर्स। ये था पूरा एक स्टेटमेंट रिंकू सिंह वाली बात पे अजीत अगरकर का। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि हाँ ठीक है, अगर तुम इतने लोगों को रखना चाहते थे तो रख लेते, लेकिन रिंकू सिंह की जगह बनाना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिस हिसाब से उसने परफॉर्म किया था। अब ये कोई कॉमन पीपल या हम दोनों नहीं बैठ के बताएंगे कि तुम किसको निकाल सकते थे, ठीक है। कहीं ना कहीं तुमको ये भी पता है कि ऋषभ पंत मिडल ऑर्डर्स में अभी तक 65 T20 66 T20 खेल चुके हैं, उनका क्या परफॉर्मेंस रहा है। सब जानते हैं कि शायद ऋषभ पंत बहुत ज़्यादा बेटर यूटिलाइज होंगे T20 में अगर वो ओपनिंग करेंगे, तो एक वो भी ओपनिंग के ऑप्शन थे तुम्हारे पास। रोहित और विराट थी, संजू सैमसंग है, तुम कहीं ना कहीं से रिंकू सिंह की जगह बना सकते थे, ठीक है। लेकिन अब वो मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये बातें किस हिसाब से सेंस बन रही हैं, पर एटलीस्ट ठीक है, बहुत पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है कि कोई सिलेक्टर इतनी ज़्यादा क्लैरिटी से आके चीज़ों को कन्फ्रंट कर रहा हो। तो मैं अभी तो अजीत अगरकर के पॉइंट के साथ ही रहना सहमत करूँ। मैं इसमें एक चीज़ बोलूँगा। पहले तो जिस दिन मुझे पता चला ना स्क्वाड आई है, मैंने तेरे को कॉल भी किया था, मेरा दिमाग घूम गया था। मेरे को रिंकू, मैं झूठ ही बोलूंगा, मेरे को तो ऐसा लग रहा था 11 बना रहा था, रोहित, रिंकू और बुमराह और विराट। मैं तो ये फिक्स करके चल रहा था कि रिंकू तो खेलेगा, मतलब स्क्वाड में मैं तो 11 में उसको देख रहा था, क्योंकि भाई
मेरे को नहीं सब, मेरे को अभी भी बहुत ऐसा क्लियरली लग रहा है कि जायसवाल को हटा के रिंकू खेल सकता था। जायसवाल की जगह नहीं बना सकते थे। तुम कितने टॉप ऑर्डर बैटर्स को लेके जाओगे यार? हर बार अपने साथ T20 में वही इश्यूज हो रहे हैं। तो ईशान किशन, केएल राहुल, विराट, रोहित शर्मा, हर बार इतने सारे टॉप ऑर्डर बैटर्स को लेकर चले भाई। वो बैटर्स अच्छे हैं, नो डाउट, उनका स्ट्राइक रेट, उनका एवरेज, उनका क्लास बहुत खतरनाक होगा, लेकिन क्या केएल राहुल नंबर 6 पे खेल सकता है? जो अजीत अगर की बात कर रहा हूँ, उसने बहुत सही बात बोली कि केएल राहुल को हम लोग क्यों नहीं लेके जा रहे, क्योंकि आपको मिडिल ऑर्डर प्लेयर चाहिए था और केएल राहुल टॉप ऑर्डर में खेल रहे हैं, वो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे स्कीम ऑफ कॉम्बिनेशन से बैट मिला है। रिंकू सिंह एक्जैक्टली स्कीम ऑफ कॉम्बिनेशन से बैठ रहे हैं। तुमको सिर्फ जायसवाल को हटाना है, रिंकू सिंह को लेना है। जायसवाल आराम से शुभमन गिल को रिजर्व में रिप्लेस कर सकता, आराम से रिप्लेस कर सकता था। अगर क्यों शुभमन गिल से बेटर, तो तुमको, मैं मानता हूँ शुभमन गिल ने लास्ट टाइम 900 रन मारे, इस टाइम उसका इतना अच्छा नहीं चल रहा है, इंडिया के लिए उसका T20 रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा लेकिन हम लोग सबको तो लेके जा नहीं सकते, है ना। रिंकू सिंह का भाई मेरे को स्टैट्स बताने की भी जरूरत नहीं, मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट सबने ही देखा रिंकू सिंह ने क्या किया। अभी बहुत लोग बोलेंगे कि भाई रिंकू सिंह का ये साल आईपीएल में उतना अच्छा नहीं जा रहा है, इतना भी खराब नहीं जा रहा है, उसको केकेआर के लिए चांस नहीं मिल रहा है ना उस तरीके से बैटिंग करने के लिए। केकेआर उसको कंसिस्टेंटली लोअर ऑर्डर में भेज रहा है, उनका टॉप ऑर्डर हर बार रन बना रहा है। तो मेरे हिसाब से 4-5 आईपीएल के मैचेस खराब जा रहे हैं, अगर उसके बेसिस पे तो रिंकू सिंह जैसे एसेट को हटा रहे हो तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मेरे हिसाब से रिंकू सिंह का बहुत क्लियरली बनता था इंक्लूजन, बहुत क्लियर था। रिंकू सिंह का होना था, आवेश खान को समवन लाइक सॉरी खलील अहमद तो कहाँ से आया, एकदम आउट ऑफ द, मैं लिख के दे रहा हूँ खलील अहमद को। जब ये बात उसके टीममेट्स ने बताई कि वो भी ऐसा शॉक हो गया क्योंकि मेरा सिलेक्शन कैसे हो गया, मतलब मेरा सिलेक्शन कैसे हो गया भाई। समवन लाइक नटराजन बहुत पैकिंग ऑर्डर में बहुत आगे, उसने तुम्हारे लिए ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया वगैरह जैसे वहाँ पर परफॉर्म किया हुआ है। मेरे को समझ नहीं आया कि किस बेसिस पे ये कर रहा है। मेरे को ये 2-4 चीजें, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को लग रहा है ये 2-4 चीज अगर फिक्स कर देती तो इंडिया बहुत अच्छा कर सकती है, वरना तो 2-4 चीज से याद आया कि अपने नेक्स्ट टॉपिक को थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं। यह चीज मैं तेरे से पूछूंगा, तो ये चीज तूने मेरे से बहुत पहले बोली थी कि कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप है ना, ऐसे इवेंट्स होते हैं जहाँ पर बड़े बड़े प्लेयर्स का एंड हो जाता है। युवराज सिंह 2011 में राइज हुआ और कोई ना कोई T20 वर्ल्ड कप में गया, माइकल क्लार्क ऑस्ट्रेलिया, मतलब बहुत होते हैं ऐसे, ठीक है। तू मेरे को बता कि क्या बहुत सारे बड़े स्टार्स का ये लास्ट T20 वर्ल्ड कप होगा स्पेसिफिकली इंडिया से? मैं सिर्फ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। हाँ, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये काफी बड़े जो हमारे स्टार्स हैं, जिनको चाहे नाम लेते हैं, जिनका लास्ट वर्ल्ड कप ये हो सकता है। जैसे मुझे लगता है एक तो ये रविंद्र जडेजा का लास्ट T20 वर्ल्ड कप फॉर श्योर, ये रविंद्र, और कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि ये शायद रोहित शर्मा का भी लास्ट T20 वर्ल्ड कप हो सकता है, क्योंकि इसके बाद ज़्यादातर मुझे ये लगता है कि प्रीडोमिनेंटली उनको उस फॉर्मेट पे फोकस करना चाहिए जिसमें बहुत अच्छे हैं, जो कि वनडे और टेस्ट, ठीक है। वो एक लेजेंडरी लेवल बैटर है इन दो फॉर्मेट्स के। तो और साथ ही साथ मुझे ये लगता है कि हमको एक और ऑप्शन ढूंढना चाहिए विकेट कीपर बैट्समैन का। सिर्फ ये नहीं हो सकता कि हमारे पास हर बार विकेट कीपर बैट्समैन के नाम पे केएल राहुल, सैमसंग और ऋषभ पंत। हाँ, तो इन लोगों में से भी किसी ना किसी का ये एक लास्ट वर्ल्ड कप हो सकता है। तो T20 वर्ल्ड मेरे को तो मैं ऑन बोल मतलब और ऐसा कोई नाम मेरे दिमाग में नहीं आ रहा कि जो बहुत ज़्यादा वो विराट कोहली तो मुझे लगता है कि अभी खेल सकते हैं। विराट कोहली के पास बहुत लंबा टाइम है अपनी उनकी फिटनेस की वजह से। और ऐसा इंडिया से तो मुझे नहीं लग रहा, लेकिन बाहर की कंट्रीज से काफी सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे लगता है बाहर की कंट्री पे तो अपने बाद में जाएंगे, लेकिन मेरे को फॉर रियल लगता है कि जडेजा को तो फॉर रियल, मेरे हिसाब से जडेजा को बस अपनी ड्रैग कर रहे हैं। मैं बहुत क्लियरली दिख रहा है, मैं कोई जडेजा का हेटर नहीं हूँ, मेरे को वनडे और टेस्ट में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जडेजा को T20 में हम ड्रैग कर रहे हैं। मेरे हिसाब से अपने को मूव ऑन करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। मतलब अगर इस देश में अपने एक स्पिन ऑलराउंडर भी नहीं ढूंढ पा रहे, पेस ऑलराउंडर नहीं ढूंढ पा रहे, ठीक है, लेकिन स्पिन ऑलराउंडर भी अगर नहीं ढूंढ पा रहे तो सोचने वाली बात है। कमिंग टू रोहित शर्मा, इट्स हाई टाइम रोहित शर्मा को T20 वर्ल्ड कप में परफॉर्म करना पड़ेगा। इट्स हाई टाइम। रोहित शर्मा का बहुत टाइम से T20 में माहौल अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है। उसके जितने भी हाई, मतलब 2007 का जो फाइनल था उसके बाद से रोहित शर्मा का डामाडोल ही गया है वर्ल्ड कप कभी। और एवरेज की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, चलो ठीक है, तो 25-28 की एवरेज, लेकिन स्ट्राइक रेट भी 100 का स्ट्राइक रेट है। तो मेरे हिसाब से रोहित शर्मा को बिग टाइम परफॉर्म करना पड़ेगा। आईपीएल में तो परफॉर्म कर ही नहीं रहा है वो, सालों हो गए आईपीएल में रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है। बट आईपीएल मतलब मैं जेन्युइनली चाहूंगा कि रोहित शर्मा को परफॉर्म करना पड़ेगा, वरना आई एम प्रीटी श्योर ये रोहित शर्मा का लास्ट वर्ल्ड कप और उसको परफॉर्म करना पड़ेगा। मतलब हम लोग कंसिस्टेंटली विराट कोहली और ये सब बंदों की बात करते रहते कि विराट कोहली के ये पंगे वो पंगे, लेकिन विराट कोहली शायद 1 या 2 तो उसने क्या कहते हैं मैन ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड ले लिया है ना T20 वर्ल्ड कप से, उसकी तो बात ही नहीं बनती।
ये 2 बंदे का तो यार करना पड़ेगा। और क्या लगता है ब्रो, मेरे को लगता है कि समवन लाइक ऋषभ पंत के लिए भी लास्ट चांस तेरे को लग रहा है हो सकता है और T20s मुझे में। भी लग रहा है ये लास्ट चांस हो सकता है ऋषभ पंत के लिए T20s में, अंटिल अनलेस ऋषभ पंत अपना कोई न्यूअर अपडेटेड वर्जन अनलीश कर दे। और साथ ही साथ एक बहुत आउटसाइड चांस मुझे ये लग रहा है कि शायद एज अ T20 बॉलर मोहम्मद सिराज का भी ये हाँ कैसे हाँ डेफिनेटली। राइट आर्म पेस बॉलर्स काफी सारे आ रहे हैं सेटअप में, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि मोहम्मद सिराज को लॉन्गर फॉर्मेट का बॉलर बनाया जाए, जैसे कि वो बहुत ही अच्छे हैं रेड बॉल से। तो मेरे को भी ये लगता है, मेरे को यही लगता है कि ये वर्ल्ड कप होने के बाद इंडिया नीड्स टू मूव ऑन। अगर तुम चाहते हो कि हम अच्छा करें तो इंडिया नीड्स टू मूव ऑन फॉर गुड, क्योंकि लास्ट से ये में कुछ ज़्यादा चेंजेस मेरे को दिख ही नहीं रहे। अगर लास्ट में सब कुछ सही था तो फिर केएल राहुल को भी ले आए होते, क्या ही फर्क था। तो मेरे को लगता है कि चेंजेस करना बहुत जरूरी है। बट चेंजेस से याद है, समवन लाइक रविचंद्रन अश्विन जो ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे कोई ना कोई वर्ल्ड कप में आ जाते थे, तो मैं उसका एक स्टेटमेंट देखो स्क्रीन पे शेयर करता हूँ, बहुत ही अमेजिंग स्टेटमेंट है। तो बेसिकली रविचंद्रन अश्विन ने ये चीज़ बोला, मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ। तो अश्विन ने ऐसा कुछ बोला कि T20 में विकेट्स लेना आज के टाइम में इररिलेवेंट है। तो तेरा इसमें क्या कहना, मतलब तू क्या बोलेगा इस पे? तेरे को लगता है T20 में विकेट्स लेना इररिलेवेंट है? नहीं यार, मुझे ऐसा नहीं लगता कि विकेट टेकिंग की स्किल कभी भी इररिलेवेंट हो जाएगी T20 से। जैसे कि आज हम ये 4 मई को शूट कर रहे हैं, तो 3 मई का जो मैच था KKR वर्सेस MI, उसमें विकेट टेकिंग कितना इंपॉर्टेंट था वो दिख गया कि अगर वेंकटेश अय्यर और मनीष पांडे की वो पार्टनरशिप ना होती तो शायद आंद्रे रसल बहुत जल्दी पिच पे आ जाते और कहीं ना कहीं फिर वो इतना लंबा टिक नहीं पाते। दो उनने इतना कुछ खास नहीं किया बैटिंग में, लेकिन वो शायद एक बहुत बड़ा फॉल हो जाता वहां से KKR की बैटिंग के लिए, और वो बैटिंग सूर्य कुमार की तो कहीं ना कहीं सूर्य कुमार की अगर विकेट नहीं लेता आंद्रे रसल तो मैच 1-2 ओवर पहले ही खत्म हो जाएगा। हाँ, तो विकेट टेकिंग, हाँ कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है, जैसे कि किसी ने वो एक कोट रखा था कि भाई हैंड ओवर्स का जो कॉन्सेप्ट है कि भाई मतलब कभी कभी ऐसे सिचुएशन हो जाती है कि विकेट ना लेना टीम के लिए ज़्यादा बेटर हो जाता है। कि मान लो फॉर एग्जांपल अगर कल ही का मैच था जहाँ पे वेंकटेश अय्यर और मनीष पांडे अगर बहुत स्लो खेल रहे होते, तो जैसे बैटर्स पीछे आने वाले थे कि पीछे से रसल आने वाला है, रमनदीप सिंह आने वाला है जो आके बहुत तेज़ी से खेल सकते हैं, तो वो दोनों जितना ज़्यादा पिच पे बने रहते उतना ज़्यादा बेटर रहता। लेकिन ऐसी कोई सिचुएशन बहुत रेयरली ऐसा कुछ आता है। तो आज भी विकेट टेकिंग बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, अनटिल अनलेस तुम बहुत ज़्यादा डिफेंसिव बॉलिंग कर रहे हो और तुमने एक प्लेयर को रोक दिया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसी कोई इनिंग अगर याद आती है मुझे, तो माफ करना लेकिन युवराज सिंह की याद आ रही है, वो 11 रन जो उन्होंने 22 बॉल में बनाए थे। उस सिचुएशन में श्रीलंका कहीं ना कहीं ये चाह रहा था कि जितना हो सके युवराज सिंह लंबा खेले, क्योंकि उस दिन वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे बॉल को। तो उस सिचुएशन में अगर उनके बाद के बैटर्स आते, अगर युवराज सिंह जल्दी आउट हो जाते तो शायद और ज़्यादा स्कोर हमारे हाथ में होता डिफेंड करने के लिए। लेकिन ये चीज़ें तो हाँ कंटिन्यू। मैं इसमें पता है एक वीडियो दिखाता हूँ, मैं चाहता हूँ तो इस पर थोड़ा एक रिएक्ट कर और इस पे तू बोल कि तेरा क्या कहना है, ठीक है? ये बेसिकली क्रिकबस का वीडियो है एंड मेरा ये कहना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है बाजी अपने यूट्यूब चैनल पे। इन्होंने ये कहा कि T20 क्रिकेट में विकेट टेकिंग इररिलेवेंट है। ये तो वही वाली बात हो गई कि राहुल ने कहा था स्ट्राइक रेट मैटर नहीं करता, तो सेम थिंग हो गई ना। मतलब उन्होंने बैटिंग के लिए किया था स्ट्राइक रेट मैटर नहीं करता, इन्होंने बॉलिंग के लिए किया था कि विकेट टेकिंग मैटर नहीं। अगर इनके आंकड़े अगर अच्छे ना हो, बेहतर ना हो, तो अगले साल शायद इन ऑप्शन में कोई पिक भी ना करेगा। क्योंकि आप एक गेंदबाज को पिक करते हो इसलिए पिक करते हो कि वो 4 ओवरों में 25-30 रन दे के जाए, या इसलिए पिक करते हो कि यार वो अगर चला तो वो आउट करके देगा 2-3 बीच में, आधे मैच बने। क्योंकि अभी इनके जितने कॉम्पिटिटर हैं, चाहे वो युजवेंद्र चहल खेले, कुलदीप यादव, जो इनके साथ खेल रहे हैं वो तो आउट कर रहे हैं। क्योंकि ये इनको ये है कि अगर मैं ऑस्टिंग करूँगा तो हर कोई आ रहा है मुझे चौका छक्का मार सकता है, तो ये अपनी वो कैरम बोर्ड डालते हैं, जिसकी वजह से उनको उतनी विकेटें नहीं मिली जितनी शायद मिल सकती थी। तो मैं कहीं ना सहवाग की इस बात से अग्री करता हूँ। मुझे लगता है ना कि एक आध कोई छोटे पॉइंट को या एक आध छोटे इंसिडेंट को लेके ना अश्विन एक एग्जाजरेट कर रहा है। मतलब समवन लाइक ग्रेट अश्विन, मतलब बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। तो मतलब एटलीस्ट ऐसा परसेप्शन तो है मेरे दिमाग में कि अश्विन एक बहुत ब्रिलियंट टेक्नीशियन है। विकेट टेकिंग मोर देन एवर रिलेवेंट है T20 से। मतलब मेरे को नहीं लगता इससे ज़्यादा कभी भी रिलेवेंट हो सकती थी।
T20s में। मेरे को लगता है अगर रन को रोकने का सबसे बेस्ट तरीका ही विकेट है। तू कंटिन्यू। हाँ, जैसे कि अभी डेल स्टेन का भी एक स्टेटमेंट आया था कि ये जो भी रन फेस चल रहा है वो भले ही चल रहा है, लेकिन दिस इज द बेस्ट टाइम टू बी अ बॉलर। ठीक है, कि अगर आप एक अच्छे बॉलर हो तो आपकी डिमांड इससे ज़्यादा कभी नहीं थी। तो बॉलर्स की डिमांड ही इसलिए क्योंकि वो विकेट ले पा रहे हैं, और शायद कहीं ना कहीं मेरे को ये लग रहा है कि जो अभी करंट फॉर्म चल रहा है आर अश्विन का, वो आर अश्विन सबको पता है कि एक बहुत अच्छे टैक्टिशियन है, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं या अपने खराब फॉर्म को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं स्टेटमेंट से। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा बाय करेगा इस स्टेटमेंट को, और ये स्टेटमेंट इतना ज़्यादा कुछ वैलिड नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे सेक्शंस या कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो सकते हैं जहाँ तुम इस स्टेटमेंट को फॉरवर्ड कर सको, लेकिन वो बहुत रेयरिटी में होता है, और मैं इसके साथ अपना कोई समर्थन नहीं करता हूँ। मैं भी इस चीज़ का समर्थन नहीं, हालांकि लेकिन मैं एक छोटा सा डेटा में शेयर करना रह गया था। तूने इतनी मेहनत से बनाया था, मेरे को लगता है कि अपने शेयर करना मेरे दिमाग से हट गया था। तो मैं जब नटराजन की बात कर रहा था और नटराजन क्यों ले जाने की बात कर रहा था, तो मेरा ये बहुत वो था कि अभी अपने जितने भी बंदे क्या कहते हैं T20 वर्ल्ड कप सेटअप में जितने भी बंदे गए, उसमें से सिराज और नटराजन ये दो ऐसे बंदे जिन्होंने ना डेथ ओवर सबसे ज्यादा IPL में डाले। ठीक है, एंड जस्ट लुक एट द अमाउंट ऑफ विकेट्स नटराजन हैज टेकन। उसने सिराज से नहीं तो 10 ओवर कम डाले, वो 36 विकेट्स लिए। इकोनॉमी 10.3। मेरे को पता है बहुत लोगों को लगेगा कि भाई 10 तो बहुत ज्यादा है, बट अगर तुम देखो तो सबके ऑलमोस्ट सेम ही अमाउंट ऑफ इकोनॉमी, तो विच इज रियली गुड। खाली अर्शदीप सिंह जो है, जो नटराजन से एकदम नेक और नेक चल रहा है, उसने 33 विकेट्स भी लिए, उसकी इकोनॉमी भी 10 के जस्ट अंदर है, उसकी बॉल्स पर बाउंड्री भी 5.14 है। तो मेरे को लगता है अर्शदीप, नटराजन और क्या नाम है बुमराह, ये तीन बहुत ही ज्यादा अमेजिंग ट्राई हो सकती है। मतलब अगेंस्ट टीम समवन लाइक वेस्ट इंडीज जैसी टीम होती है, तो वहां पर नटराजन, अर्शदीप, बुमराह डेथ में बहुत काम आते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा डेथ में हैवी है। रोमन पावेल, हिटमायर, रसल, क्या रदरफोर्ड, अकील हुसैन, तो ये सब मतलब मेरे को लगता है नटराजन इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट था कि इसको डेथ में होना बहुत जरूरी था। ये मेरे को बहुत वो लगता है कि क्यों उसको डेथ में लेके नहीं जा रहे, क्योंकि खलील अहमद को तो 50 ओवर उसने तो डेथ में डाला भी नहीं, और सबसे एक्सपेंसिव भी वही है। मेरे को समझ नहीं आ रहा है। और अर्शदीप और नटराजन ही ऐसे हैं जो एक ओवर का 4-5 बॉल ले रहे हैं, उन्होंने ओवर्स भी सबसे ज्यादा डाले, तो बेसिकली एक्सपीरियंस भी सबसे ज्यादा वही है। तेरे को कुछ ऐड करें? मतलब कहीं ना कहीं देख, मैं ये बात क्लियर करता हूँ कि जो तूने बोला बुमराह, अर्शदीप और नटराजन का ट्रायो बहुत डेडली हो सकता था, उस पर ही ऐड करते हुए कि बुमराह और जो अर्शदीप है वो ऐसे बॉलर्स हैं जो बॉल को स्विंग करा सकते हैं स्टार्ट में, नटराजन उतना स्विंग नहीं करा सकते। तो कहीं ना कहीं नटराजन के साथ एक बेनिफिट ये भी रहता है कि जब स्विंग नहीं हो रहा है तब तुम ओवर अर्शदीप, नटराजन को खिला सकते हो, या उस हिसाब से बॉलिंग कॉम्बिनेशंस को चेंज कर सकते हो, या फिर अगर कभी ऐसा लग रहा है कि स्विंग बहुत ज़्यादा हो रहा है तो तुम अर्शदीप से पावर प्ले में 3 ओवर करवा सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास नटराजन एट द डेथ रहते बुमराह के साथ पैर अप करने के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो नटराजन का ना होना ये हमको हैम्पर तो करेगा। और जैसा कि स्टैट्स बता रहे हैं कि नटराजन बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, और जो 10 का इकोनॉमी है उसको एक पिक्चर में लाने के लिए मैं ये बता दूं कि डेथ ओवर्स इन द सेंस 16 to 20 जो लास्ट के 4 ओवर होते हैं वो, तो अगर लास्ट के 4 ओवर में 10 का इकोनॉमी है और तुम 4 ओवर में 40 ही रन खा रहे हो, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। 24 बॉल में 40 रन, तो तुम एक फिनिशर से इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो कि वो अगर 24 बॉल खेल रहा है तो 40 से ज़्यादा रन बनाए। ठीक है, तो ये कोई बहुत ख़राब चीज़ नहीं है। ये इकोनॉमी बॉल्स पर बाउंड्री भी अच्छा है कि अगर तुमने 2 ओवर डाली डेथ में तो तुम 3 बाउंड्री खाओगे। बाउंड्री इन द सेंस मैं क्लियर कर दूं कि ये 4 और 6 का इंक्लूडेड है, दोनों इंक्लूडेड है, तो बहुत ही अच्छा ये स्टैट है। मैं ऊपर से एक चीज और ऐड करना है कि नटराजन बहुत ज्यादा अपने यॉर्कर्स में रिलाई करता है, तो वो मैं मानता हूँ कि यॉर्कर ऐसी चीज है कि अगर नहीं पड़ी तो छक्के ही खाओगे, तो लेकिन उससे क्या होता है अगर वो पड़ गई तो विकेट्स लेके देता है। नटराजन टेक्स 36 विकेट्स, एंड अगेन जैसा आपने जस्ट बात किया, समहाउ को रिलेट कर रहे हैं अपने कि विकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है T20 सेटअप में। T20 सेटअप में विकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है नटराजन कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है, सिराज का ऊपर नीचे चलता रहता है, बट नटराजन ईयर आफ्टर ईयर बीच में उसका शायद थोड़ा फॉर्म भी डाउन था, फिर भी वो इससे बेटर बॉलिंग कर रहा था। मेरे को लगता है नटराजन का होना बहुत इंपॉर्टेंट से कि यहाँ पे नटराजन का पूरा एक खराब सीजन इंक्लूडेड है। ठीक है, जो खराब गया था वो इंक्लूडेड है, तो उस चीज को इंक्लूड करते हुए जब वो इंजरी से रिटर्न आए थे उसको इंक्लूड करते हुए, कंसिडर करते हुए, ये बहुत अच्छे स्टार्ट्स है। मेरे हिसाब से एक्चुअली नटराजन का एक्सपीरियंस और विकेट को मायने रखना चाहिए था, क्योंकि इंडिया के लिए भी खेल चुका है यार। मेरे को समझ नहीं आता क्यों नटराजन को वही उस तरीके से
उसी स्टेट में देखें तो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो सेम ही नंबर ऑफ ओवर्स आवेश खान ने डाले थे, लेकिन जो विकेट कॉलम है वो कुछ बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस दिखा रहा था। तो उस चीज़ को कंसिडर किया जा सकता था, जैसे कि आवेश खान ऑलमोस्ट 70 ओवर्स डालने के बाद 25 विकेट पे हैं और नटराजन 71 ओवर्स डालने के बाद 36 विकेट पे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्टैट है और मेरे हिसाब से कंसिडर करना चाहिए था। मेरे को लगता है इंडियन सेटअप में और बहुत बेहतर काम कर सकता था। स्पेशली अगर तुम आवेश खान, खलील अहमद को लेके जा रहे हो तो नटराजन तो डेफिनेटली जा सकता था यार। मैं तो नटराजन को शायद कोशिश करता कि अक्षर पटेल की जगह नटराजन रखता स्क्वाड में, लेकिन अब अक्षर पटेल को रखने का मैं कॉन्सेप्ट समझ पा रहा हूँ क्योंकि उनको एक साथ दोनों 8वें तक बैटिंग चाहिए, तो मैं चीज़ समझ पा रहा हूँ। तो ठीक है, अपने आगे बढ़ते हैं। अपने पास बहुत सारे अलग अलग टॉपिक हैं, तो क्रिक गॉसिप की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, आज काफ़ी स्मूथली अपना जा रहा है, मैं आई एम क्वाइट हैप्पी। तो मैं क्रिक गॉसिप में जाने से पहले विराट कोहली ने जस्ट अभी कौन सी शायद किसी के सामने, तो कोई शायद दिल्ली के सामने या गुजरात के सामने, किसी के सामने, जीटी के सामने है ना, गुजरात के सामने एक बढ़िया नॉक खेली एंड उसके बाद पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में आया एंड उसने कुछ ये बोला। मैं तेरे को स्क्रीन जरा शेयर करता हूँ अपनी, ठीक है। All the people who talk about strike rates and me not playing spin well are the ones who love talking about this stuff. But for me, it's just about winning the game for the team. And there's a reason why you do it for 15 years, because you've done this day in, day out. You've won games for your teams. And I am not quite sure if you've not been in that situation yourself to sit and speak about the game from a box. I don't really think it's the same thing. So for me, it's just about doing my job. People can talk about their own ideas and assumptions of the game, but those who have done it day in, day out, they know what's happening, and it's kind of a muscle memory for me now. तो भाई इसमें हुआ क्या, सिंपल सा कुछ 500 रन तुमने वापस से मार दिए इस सीजन, मुरली कर देगी ना, एकदम सिंपल सा सवाल पूछा था फ्रॉम नोवेयर। विराट भाई ने ये चीज़ बोल दी। तो भाई सबसे पहली बात तो विराट भाई आपसे ये सवाल पूछा नहीं गया था। आप बहुत अमेजिंग यार, हर साल आते हो 500 रन मारते हो, गजब की स्ट्राइक रेट से मारते हो, इंडिया के लिए तो अनगिनत मैचेस जिता दिए, सब कुछ ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्रिटिसिज्म से परे हो, है ना। और दूसरा ये बोलना कि जो लोग बैठ के स्टैट्स देखते हैं और अपने बॉक्स के अंदर से बैठ के बात करते हैं, वो लोग का इतना मायने नहीं है। आई एम प्रीटी श्योर इंडिया टीम के पास एक पूरी स्टैट एनालिसिस की टीम होगी, है ना। तो विराट भाई आप उनको जाके तो बोलते नहीं होंगे आप बेकार हो। दूसरा ये कहना कि भाई मैं तो ऐसे ही खेलता हूँ, इट्स ऐसा, देयर इज अ रीजन आप स्पिन को स्वीप मारने लग गए हो, आप स्लॉप स्वीप ज्यादा करने लग गए हो, है ना। डेटा यही चीज बता रहा है कि आप सडनली स्लॉप स्वीप करने लग गए हो। देयर इज अ रीजन कि आप लेफ्ट आर्म स्पिनर को देगा और अटैक करने की कोशिश कर रहे हो। रीजन है कि आपको भी पता है कि कहीं ना कहीं स्पिन के सामने आप थोड़ा अटैक कर रहे हो। कोई ये नहीं बोल रहा है कि आपको खेलना नहीं आता स्पिन, कोई नहीं बोल रहा है भाई, लेकिन सब ये बोल रहे हैं कि स्पिन के सामने थोड़ा अटैक करो मिडल पेस पे। अपने लास्ट पॉडकास्ट में भी चीज की बात की थी। तो ये बोलना कि भाई आई डू दिस डे इन डे आउट, यस डेफिनेटली ब्रो, यू डू दिस डे इन डे आउट, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब ये डब्बे में बैठे रहते हैं, बॉक्स में बैठे रहते हैं, उनको पता नहीं है, जिन्होंने बैट कभी छुआ नहीं उनको पता नहीं है। तो भाई तो आई एम प्रीटी श्योर एक आरसीबी में होगा डेटा एनालिसिस टीम जो आपको बैठ के बताता रहता होगा कि ये कमी है, ये कमी, तभी ना आप स्लॉप स्वीप कर रहे हो, स्वीप शॉट। मैं तो कभी नहीं देखता था तुम्हें स्वीप शॉट खेलते हुए। क्या कहना है ब्रो तेरा इस पे? मतलब मैं तो विराट कोहली का ये अप्रोच पहली बार देख रहा हूँ, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस या जो भी प्रेजेंटेशन सेरेमनी में बात करते हुए, कि हल्का सा एरोगेंस दिख रहा है, एक गुस्सा दिख रहा है बोलते वक्त। वरना विराट कोहली हमेशा इन चीज़ों से अलग रहते थे, पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा लगता है फादर टाइम हिट कर चुका है विराट कोहली को, और विराट कोहली अपने जो भी क्रिटिसिज्म है उसको बाय करने लगे। तो मैं तो यही कहूँगा जो तूने कहा कि हाँ विराट भाई आपने जो भी किया है हम बहुत ग्रेटफुल हैं, और आपसे ज़्यादा तो शायद हम ही ग्रेटफुल है जो आपने किया है हमारे देश के लिए और जो भी आपने मैचेस जिताए। लेकिन कम से कम एटलीस्ट जो बोल रहे हैं वो ऐसा तो है नहीं कि गलत बोल रहे हैं या स्टैट्स कुछ झूठे हमने अपने आप से बना दिए हैं। तो ठीक है, वो एक वीकनेस है, कोई हर कोई परफेक्ट नहीं हो सकता, तो एक वीकनेस है, ठीक है। आप ये बोल सकते हो कि हाँ ठीक है, आई एक्सेप्ट दैट कि भाई हाँ थोड़ा सा वो फेज है, पर मैंने उस पर इम्प्रूवमेंट्स कर दिए हैं, जो कि दिख रहे हैं कि आपने इम्प्रूवमेंट्स कर दिए हैं, आपने खेलने का तरीका बदल दिया है। पर ऐसा मत बोलो कि कभी वीकनेस वो थी ही नहीं। हाँ बस एग्जैक्टली मेरा यही पॉइंट है कि तुमने अपने खेल में चेंज लाया है, एक बहुत नोटेबल डिफरेंस दिख रहा है। और उसके बाद ये बोलो कि क्रिटिसिज्म तो बेकार था, फालतू का पॉइंट था कि मैं स्पिन को स्लो कर, जब फालतू का पॉइंट था तो तुम क्यों तेज करने की कोशिश करो। और दूसरा इससे मेरे को लगता है ना कहीं कि बबल भी फट रहा है। ये बोलना कि वी डोंट लिसन टू आउटसाइड नॉइज, बाहर की बातें हमको मैटर नहीं करती, मैटर कर रही है। अगर राइट एट द टॉप विराट कोहली को मैटर कर रही है तो भाई नीचे तो बहुत मामला टाइट। और दूसरा ठीक है यार आप एरोगेंट वगैरह सब ठीक है, लेकिन क्रिटिसिज्म के परे तो यार सचिन तेंदुलकर भी नहीं था। अगर सचिन तेंदुलकर को भी लोग क्रिटिसाइज कर सकते हैं तो इस देश में हर कोई क्रिटिसाइज हो सकता है।
किसी को रोना नहीं चाहिए इस चीज़ में। तो मेरा तो यही कहना है इस चीज़ पे, और उसमें ज़्यादा ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, मैं एक और चीज़ बताऊंगा भाई। तो देखो पता चला मयंक यादव शायद ही पूरा वर्ल्ड IPL ही नहीं खेलने वाला है। ठीक है, हाँ, अभी जस्ट 7-8 मिनट पहले जब हमने पॉडकास्ट शुरू किया तब भी कोई लैंगर का कमेंट आया है कि सॉरी क्या नाम है जस्टिन लैंगर, हाँ, कि भाई वो शायद प्लेऑफ्स के लिए अवेलेबल रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए वो नॉर्मल ये जो लीग मैचेस हैं उससे तो आउट है। ठीक है, तो ये मयंक यादव पे रिसेंट अपडेट है, जब ये पॉडकास्ट शूट हो रहा था उसी टाइम। मैं तो इस चीज़ पे एक ही चीज़ बोलूँगा कि भाई मैं उन सारे पहले तो यार इतने सारे यूट्यूब चैनल्स थे ना, पता नहीं कोई इंस्टाग्राम के थे, और एक्सपर्ट्स भाई संजय मांजरेकर जैसे बंदे थे। मैं मांजरेकर को उतना खराब नहीं समझता जितना दुनिया समझती है। मांजरेकर भाई, यू विल लूज अ फैन हियर, ठीक है, नॉट अ फैन, समवन हु लिसन्स टू यू, नॉट अ फैन। भाई लोग बात कर रहे थे मयंक यादव को तो वर्ल्ड कप लेके, जो क्या चल रहा है भाई ये इंडिया सेटअप में ना, फैंस मीडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है कि कोई बंदा आता है 2 या 3 मैच अच्छा करता है और सीधा उसको वर्ल्ड कप में ले जाने की बात की। ऐसा 1-2 साल पहले उमरान मलिक की बात हो रही थी कि उसको 2023 का वर्ल्ड कप खिला दो। अरे भाई मजाक चल रहा है क्या? कोई बंदा आया 3 मैच, सेम चीज अभिषेक शर्मा के लिए हो रहा है। अभिषेक शर्मा आया 4-5 मैच 6 मैच, उसने बहुत रन मारे, इसको वर्ल्ड कप में लेके जाओ। उसका खुद का कोच क्या मेंटोर बोल सकते हैं, युवराज सिंह ने खुद ने मना किया कि भाई मेरे हिसाब से अभी इसका बनता नहीं है, 1 साल के अंदर रेडी हो जाएगा। तो भाई मयंक यादव पर्थ में देखना है हमको, मयंक यादव को भाई पर्थ में देखना मयंक यादव को क्या होता है इसका मतलब क्या है कि वो पर्थ में कोई भी एक बंदा 150 से बॉल डालेगा और वो सामने वाली टीम खेल ही नहीं पाएगी। मतलब ऑस्ट्रेलिया वाले तो हाथ में मतलब बैट ही लेके आ रहे हैं ना, मजाक थोड़ी भाई। वो बंदा पर्थ में कोई 150 फेंक रहा और ऑस्ट्रेलिया खेल नहीं पाएगी, तो कब से इंग्लैंड एशेज में यही टेक्निक अपना रहा होता। इतनी बार सबसे ज्यादा टूर करने वाली टीम तो इंग्लैंड ही है ऑस्ट्रेलिया में। तो क्या उनको ये बात नहीं पता रहती कि फास्ट पिचेस पे एक गन बॉलर ले जाने से क्या फायदा होता है? लेकिन कहीं संजय मान हो जाता है कि बहुत ज्यादा ओवर हाइप कर देते हैं किसी भी नए प्रोस्पेक्ट को देख के। जैसे अभिषेक शर्मा, मयंक यादव का तूने नाम लिया, लोग शशांक सिंह को बोल रहे थे कि शशांक सिंह डिजर्व्स अ प्लेस इन T20 वर्ल्ड कप। अरे भाई ऐसा नहीं होता जी। इसी पे मिचेल मार्श का एक कमेंट था कि जैक फ्रेजर मैकगर को क्यों नहीं उन लोगों ने टीम में सिलेक्ट किया, जहां वो ये बता रहा था कि भाई ऐसा हम किसी को ऐसे नहीं सिलेक्ट कर रहे हैं, हम पिछले 18 महीने जो थे इस टूर्नामेंट में आने से, तब से हमने प्रिपेयर किया है और हम एक माइंड में लेके चल रहे हैं कि ये सेट ऑफ प्लेयर्स खेलेंगे और उनको एक रोल स्पेसिफाइड है और उनकी प्रिपरेशन पिछले 18 महीनों से चल रही है। तो किसी को भी ऐसे लेके जाना, वो कहीं ना कहीं एक डिजर्विंग कैंडिडेट की प्लेस खाना होगा। तो और डिजर्विंग से ज्यादा पता है इसको हार्डवर्क ही कहते हैं भाई, इसी चीज को तो हार्डवर्क ही कहते हैं। ये सेम चीज तुमने वरुण चक्रवर्ती के साथ कर दिया था और उसको तुमने 2021 के वर्ल्ड कप का स्केपगोट बना दिया। वो बंदा इतना रेडी था नहीं, उसकी फिटनेस डामाडोल थी, उसको तुमने पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के सामने नियर छोटे 150-160 के टोटल डिफेंड करने को दे दिया। वो बंदा विकेट ले नहीं पाया, तुम सबके सब चढ़ गए। जबकि आज भी वरुण चक्रवर्ती के अंदर 6 की इकोनॉमी है इंटरनेशनल लेवल पे। मैं कहता हूँ भाई अमेजिंग प्रॉस्पेक्ट है, मेरे को बहुत गजब लगा कि 155-152 पे डाल रहा है, विच इज अमेजिंग। लेकिन पहले उसको ग्रोथ होने दो, थोड़ा NCA में जाए, थोड़ा डोमेस्टिक खेले, हमें पता तो चले उसके शरीर का गैस कितनी उसके अंदर। उसने अभी तक गिन के साथ 16 ओवर्स डाले होंगे मेरे हिसाब से IPL में, राइट? 16 ओवर डाले होंगे मैक्स, मेरे को आई एम नॉट श्योर, बट 3 से 4 ही मैच खेल पाया वो अभी तक, 3 मैच शायद खेल पाया। उसके अंदर तुम सीधा वर्ल्ड कप में ले जाने की बात करें, मजाक चल रहा है क्या? यही तो पॉइंट है ना भाई। इसी के कारण मेरे को लगता है ना, मैं इसीलिए अजीत अगरकर जैसे को थोड़ा रिस्पेक्ट कर पा रहा हूँ, क्योंकि एटलीस्ट उसने अपना थॉट प्रोसेस बताया, उसने क्लैरिटी दी कि ये बंदे मुझे इस पोजीशन पे चाहिए था। तुम अग्री करो डिसएग्री करो, उस पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन आशुतोष शर्मा को ले जा रहे हैं क्योंकि भाई उसने बुमराह को एक छक्का मार दिया। भाई अमेजिंग जॉब आशुतोष भाई, अमेजिंग जॉब उमरान मलिक, जितने भी आ रहे हैं, उसको सीधा आपने नहीं ले जा सकते। एंड आई एम वेरी शॉक कि भाई ये तो रॉ ऑडियंस बोल रही है ना भाई, तुम्हें समझ सकता हो मांजरेकर एंड पता नहीं ऐसे एस्टेब्लिश्ड बंदे इस टाइप का काम कर रहे थे कि मयंक यादव को सीधा वर्ल्ड कप ले जाओ। क्या चल रहा है ब्रो? और जैसे उमरान मलिक वाली बात भी चल रही थी कि उमरान मलिक को T20 वर्ल्ड कप में खिलाना चाहिए। अरे भाई उमरान मलिक इस साल SRH के लिए टीम में जगह नहीं बना पा रहा। हाँ भाई क्या चल रहा है ब्रो, क्या चल रहा है? चल ठीक है, लास्ट टॉपिक मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ये टॉपिक आ रहा है। हर्षित राणा को एक मैच का बैन लग गया है, ठीक है। अब इसके ऊपर क्लैरिटी तो आई नहीं है कि उसने एग्जैक्टली क्या किया, खाली वो 50 सेक्शन ये सेक्शन वो सेक्शन के हिसाब से उसके ऊपर एक मैच का बैन आया है। नहीं, इसको है ना मैं थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बात करने की कोशिश करूंगा। मुझे लग रहा है IPL में कहीं ना कहीं अंपायरिंग, वो ये भी अंपायरिंग के अंदर ही आता है ना, ये बैन वगैरह अंपायरिंग के अंदर ही आएगा। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं तो लफड़ा चल रहा है भाई। क्या दिक्कत है, मतलब किस बेसिस? तू खुद एक जस्ट
आई वुड लाइक टू टेल यू, विराट हमारा विवेक सिंह ठाकुर मिशनरी लवर और ऋषभ पंत लवर के अलावा एक बहुत अच्छा बॉलर भी है, ठीक है, मतलब काफी अच्छा बॉलर है। मैं तो ये कहूंगा कि पर्सनली मुझे काफी अच्छा लगता है उसकी बॉलिंग, में ज्यादा नहीं चढ़ाना चाहूंगा लेकिन अच्छा बॉलर है। ऐसा बॉलर तेरा क्या कह रहा है भाई, एक बंदा विकेट ले रहा है जहां पर इतने हाई स्कोर हो रहे हैं, एक बंदा अगर किसी को अपनी मेहनत से आउट करना है, क्या चाहती है अंपायरिंग या इंटरनेशनल क्रिकेट की, आउट कर देगा उसका जाके पैर छुए, धन्यवाद बोले कि थैंक यू सो मच आपकी सर्विसेज के लिए, करे क्या? मुझे ये लगता है कि एक मैच का बैन बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। एक मैच का बैन नहीं होना चाहिए था, कहीं ना कहीं ठीक है आप कुछ फाइन लगा रहे हो या डीमेरिट पॉइंट हो रहा है या ये सब, वो ठीक है, लेकिन सीधा किसी को एक मैच का बैन लगा देना उस सेलिब्रेशन के लिए, जो कि हर्षा बोगले ने बहुत अच्छा पॉइंट रखा था कि शायद मैं एक ऐसे प्लेयर को जानता हूँ, जो आकाश चोपड़ा ने रखा था ये पॉइंट, कि जो बहुत ज़्यादा इस टाइप के सेलिब्रेशन करता है लेकिन हर मैच खेल रहा है, वो हमको भी पता है कि वो किसको पॉइंट आउट। रेयर डब्ल्यू आकाश भाई, रेयर डब्ल्यू। तो लेकिन भाई वही हमारे ये पता है, ये बहुत इररिलेवेंट है, इसके ऊपर बहुत लोग है ना, मैं इंटरनेट पे भी ना बहुत सारे फैंस को डिस्कस करते हुए देखा कि हर्षित राणा तो अभी जूनियर है, उसको उसकी औकात दिखाने, यही सेम चीज ऑस्ट्रेलियन से आगे करते ना सब लोग, मतलब एकदम वो हो जाते कि वो हर्षित राणा, वो ऑस्ट्रेलियंस हमारे मॉन्स्टर माइंडसेट है, अल्फा माइंडसेट है ना, पता नहीं एंड्रू टेट माइंडसेट है, ये कोई इंडियन कर देता है भाई, जूनियर है औकात मेरे, इसको औकात में रहना चाहिए था, जूनियर। अरे भाई मजाक चल रहा है, तुम जाके पुराने माइकल क्लार्क ना डेल स्टेन का डेब्यू में उसके सेलिब्रेशंस देख लो, ये जितने भी फैंस हैं ना जो हर्षित राणा को गले डेल स्टेन का सेलिब्रेशंस देखने लगोगे तो मर जाएंगे, हमको लगता है क्रिकेट देखना भूल जाएंगे। क्या स्पोर्ट बनाना चाहते हो यार क्रिकेट का? फुटबॉल है जहाँ इतना ज्यादा एड्रेनालिन है, इतनी राइवलरी जैसे होती है ना भाई, इसी का नाम तो राइवलरी है। अभी बार जब भी एसआरएच और केकेआर का मैच होता है तो लोगों के दिमाग में रहता है कि हर्षित राणा ने ये किया था, अब ये होएगा, तो ये सब चीज तो फ्लेवर लाता है। और भाई ऐसा तो क्या ही कर लिया, एक फ्लाइंग किस तो दे दिया था भाई, भाई कुछ तो अलाउ करो। तुम बॉलर्स को एकदम मार ही देना चाहते हो क्या? बैटर्स को तुम पता नहीं छक्के मारने के लिए अवार्ड दोगे, चौके मारने के लिए अवार्ड दोगे, पता नहीं हर छोटी छोटी चीज के लिए अवार्ड दोगे, कुछ तो छोड़ो भाई, कुछ तो छोड़ो। बंदा सेलिब्रेट देखो भाई, तूने बहुत क्रिकेट देखी है, तेरे को लग रहा है इतने सारे तू विराट कोहली या एम एस धोनी तो लिटरली फील्ड में घुस के मेरे को लगा था तो झापड़ मार देगा अंपायर। विराट कोहली हर दूसरे मैच में झगड़ जाता है किसी ना किसी, विच इज गुड, आई डोंट माइंड, मेरे को कोई दिक्कत नहीं भाई, अग्रेशन दिखाओ, मजा आता है। ये क्रिकेट इज अ जेंटलमैन स्पोर्ट, मैं तो इस चीज में बिलीव ही नहीं करता। क्रिकेट इज एवरीवन स्पोर्ट और मजा आता है भाई, अग्रेशन होगा तो ही मजा आएगा। अगर फास्ट बॉलर अग्रेसिव नहीं होगा तो अग्रेसिव कौन होगा भाई? मतलब शोएब अख्तर, डेल स्टेन, जेम्स एंडरसन भाई 42 का हो गया, आज के टाइम में भी ऐसे सेलिब्रेट करता है जैसे अभी 2 साल का बच्चा हो। देखो क्या लग रहा है भाई, क्या इससे क्या एस्टेब्लिश करना चाहते हैं? पता नहीं, मैं तो बोल ही रहा हूँ कि ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया, इतना ज्यादा नहीं। एक मैच का बैन, यानी एक मैच का बैन तुम किस पे कब लगाते हो कि भाई हाँ किसी ने कुछ बोल दिया। मुझे जहां तक याद आ रहा है कि हरभजन सिंह ने जब झापड़ मारा था श्रीसंत को, तब उस पर 2 मैच का बैन लगा था या 1 मैच का बैन लगा था। तो अब भाई ना कुछ उसने रेशियल स्लर यूज किया है, ना ऐसा कुछ भाई कुछ धक्का मुक्की करती कि तुम 1 मैच का बैन लगा रहे हो, ठीक है, या ग्राउंड पे झगड़ा कर लिया, ठीक है, वो विकेट लेने के बाद सेलिब्रेट कर रहा था, हाँ किसी को वो ओवर एक्सेजरेटेड लग सकता है, लेकिन इतना भी ओवर एक्सेजरेटेड नहीं था कि वो 1 मैच का बैन डिजर्व करे। भाई ये सारे फैंस ना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच होता है वहाँ दोनों एक दूसरे से भिड़ जाते हैं ना, दोनों यही लोगों को सबसे ज्यादा मजा आता है। यही लोग है ना रैप सॉन्ग के साथ एक एडिट लगा देंगे कि भाई कितना कूल है, यही ये क्या कहते हैं यूजुअली, क्या नाम है, जॉश हेजलवुड, डेल स्टेन या मिचेल स्टार्क चिल्लाएंगे ना, सबको अल्फा माइंडसेट लगेगा, सबको अल्फा माइंडसेट लगेगा। लेकिन ये अगर कोई जूनियर इंडियन करते हैं बहुत, मेरे को यार मतलब इतनी हार्श पनिशमेंट तो इंटरनेशनल लेवल पे भी नहीं होती यार। लोग तो वो मतलब ऐसे ही लोग तो उस रील को लाइक करते थे ना, जब इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के मैच में हर्षित राणा का झगड़ा हो गया था, हाँ सेलिब्रेट किया था और वाह भाई, मैं तो लिख के दे रहा हूँ, ऐसे लोगों ने मैच भी नहीं देखा होगा, ये लोग जस्ट बोल रहे हैं। इट्स वेरी भाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा, अभी कोई एक बना देगा रील इसके ऊपर कि भाई हर्षित राणा को औकात में रहना चाहिए, ये जूनियर और सीनियर की रिस्पेक्ट होती है वगैरह वगैरह। भाई एकदम इररिलेवेंट है। बट एकदम लास्ट टॉपिक में जो डिस्कस करना चाहता हूँ, मेरे को पता नहीं तूने इस चीज को अभी इसको रखा है तो भाई, हमारे लॉर्ड रोहित शर्मा ने बहुत सारे लाइफ में रिकॉर्ड बनाए, लेकिन एक अमेजिंग रिकॉर्ड ये भी है भाई, रोहित शर्मा अपना बर्थडे थोड़ा अच्छे से नहीं मनाता आईपीएल में। अच्छा, इस पे ये मैंने इसलिए रखवाया था कि एक ट्वीट था जो बहुत फेमस हुआ था, उसमें ऐसा था कि मैच स्टार्ट होने से कुछ देर पहले सबको पता था रोहित शर्मा का बर्थडे, और उस बंदे ने ट्वीट किया था कि मार्क माय वर्ड्स, रोहित शर्मा विल स्कोर 4 on 5 balls टुडे, क्योंकि एक पैटर्न बन रहा था ना कि 5 बॉल में 1 रन, फिर 5 बॉल में 2 रन, 5 बॉल में 3 रन, तो उसने और ये भाई रोहित शर्मा इसी पे आउट हुआ मतलब, और नीचे कमेंट्स थे कि मैन यू कुड हैव बेट योर लाइफ ऑन इट।
भाई सही में यार, ये अभी मैंने नोटिस। भाई ये तो यार मैं तो पता नहीं, रोहित शर्मा शायद बर्थडे मनाने में तो विश्वास नहीं करता है। मैंने उसका कोई वीडियो भी देखा था जिसमें बोलता है कि भाई बर्थडे में और क्या बोलते हैं, हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, ऐसा कुछ। मतलब ये इतना अच्छा पैटर्न बन रहा है कि 5 बॉल में 1 रन, 2 रन, 3 रन, 4 रन। तो भाई मुंबई अगर इस चीज को फॉलो करें तो 5 बॉल में 15 रन लाने के लिए अभी टाइम है नहीं मुंबई इंडियंस को वाला परफॉर्मेंस देने के लिए। 10 साल हुआ है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि बहुत अच्छा है रोहित शर्मा के बर्थडे के टाइम पे वर्ल्ड कप नहीं है। पर ठीक है भाई, ये सब के साथ जोक्स असाइड, रोहित शर्मा भाई थोड़ा अपने बर्थडे को सीरियसली ले लो, बट जोक्स असाइड मेरे को लगता है रोहित शर्मा को यार इंटरनेशनल टॉप टियर इंटरनेशनल प्लेयर है। मेरे पास अभी स्टैट नहीं है, मैं देखूंगा तब बताऊंगा, लेकिन मेरे को लगता है शिखर धवन कहीं ना कहीं पिछले 4-5 साल में शायद रोहित शर्मा से अच्छा परफॉर्म किया होगा। आई एम नॉट श्योर, मेरे पास अभी एग्जैक्ट डेटा नहीं है, लेकिन मेरे को आईपीएल में इंटरनेशनल बात नहीं कर रहा हूँ, आईपीएल में रोहित शर्मा से बेटर परफॉर्म किया, जिसकी अपने शिखर धवन को दूर दूर तक सोचते नहीं उसके बारे में। तो यार रोहित शर्मा भाई हाई टाइम आप थोड़ा परफॉर्म कर लो, मतलब हाई टाइम है यार। मतलब मेरे को लग रहा है धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे भी देख रहा हूँ कि जो हार्डकोर एमआई फैंस है वो भी कॉल आउट करने लगे रोहित शर्मा को। मतलब अब तो यार आप कैप्टन भी दे रहे नहीं हो तो और एमआई फैन तो नहीं हूँ, लेकिन रोहित शर्मा का बहुत बड़ा फैन हूँ। लेकिन रोहित भाई थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है डिफेंड करने में। थोड़ा लिटिल क्राई आ रहा है, तो थोड़ा सा भाई कुछ अच्छा एक मतलब मेरे तो भाई ये विश लिस्ट में होगा। विश लिस्ट ये वाली चीज हम जरूर बताएंगे आने वाले पॉडकास्ट में, लेकिन मेरी एक विश लिस्ट है भाई T20 वर्ल्ड कप की। उसमें रोहित शर्मा का बेस्ट T20 वर्ल्ड कप चाहता हूँ मैं, कि भाई रोहित शर्मा का बेस्ट T20 वर्ल्ड कप हो ये भाई प्लीज। मतलब भाई मेरे को भी कुछ नहीं, मैं चाहता हूँ एकदम प्लीज रोहित भाई प्लीज, सही में कुछ भी करो भाई एकदम। मतलब तुम्हारे जितने भी फैंस है ना, आपके स्टैट बनाते हैं, हम लोग क्रिटिसाइज करते और आके हमको गाली देते हैं। मैं तो चाहता हूँ भाई उनको पूरा मौका दो गाली देने का, मतलब कमेंट सेक्शन भर दे हुए गाली दे, इतनी गाली दे, ऐसा कुछ परफॉर्म करो ना कि हम लोग ऐसे पॉडकास्ट बंद कर दे आपके ऊपर। तो भाई रोहित भाई करना पड़ेगा थोड़ा, मतलब बस कुछ भी करके कर दे भाई। मेरे को लगता है कहीं ना कहीं बीसीसीआई ये चीज जानता है, इसके लिए कोई भी आईसीसी इवेंट आने नहीं देता भाई इसके वर्ल्ड कप के आसपास। और मैं ये बोलूंगा कि विभोर ने एक बहुत अच्छी चीज बोली थी मुझे ऑफलाइन, कहीं ना कहीं रोहित शर्मा कुछ तो ऐसा कर रहा है कि वो क्रिटिसिज्म से इम्यून है। विभोर भाई थोड़ा ये पॉडकास्ट पे अगर आप थोड़ा सा, मैं ये चीज मैं एक्चुअली में बोलूंगा भाई एकदम, मैं समझ रहा हूँ तू क्यों ये बुलवा रहा है मेरे तक, बट मैं एक्चुअली में भाई हार्दिक पांड्या की तो लोग आ गए, ठीक है, वो बंदे को जिंदा चबा गए। मेरे को लगता है इतना दूर है हार्दिक पांड्या रोने से ऑन कैमरा। विराट कोहली भाई वो कुछ वो मतलब वो 50 बॉल में 100 मारेगा ना, तो भी कहीं ना कोई क्रिटिसिज्म आ ही जाएगा। रोहित शर्मा आज उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता यार। तुम लोग अभी के अभी ये वीडियो अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो तो पहले थैंक यू। अभी के अभी जाके ना रोहित शर्मा का T20 वर्ल्ड कप में स्टैंड देखो, अभी के अभी देखो, तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा कि क्या एमआई के लिए तो 5-6 साल से कुछ किया ही नहीं। मैं ऐसा बोलूंगा भाई 300 200 रन मार रहे हैं यार, तुम ये उम्मीद रोहित शर्मा कैसे बन जाते हैं यार क्रिटिक। और ऐसा भी नहीं कोई रोहित शर्मा को ऐसा आलू चीला प्लेयर है कि कोई ध्यान ही नहीं दे, टॉप टियर इंडियन बैटर है यार, वो बच कैसे जाता है, वो बच कैसे जाता है। और पता है उसको गाली कहाँ पड़ती है, टेस्ट मैच और जहाँ एक्चुअली में वो अच्छा करता है। अच्छा हाँ, वो जहाँ टेस्ट मैच में वो अच्छा कर रहा है वहां लोग उसको गाली दे रहे हैं। वो जहाँ एक्चुअली टेस्ट मैचेस में वो इंडिया का हाईएस्ट रन स्कोरर चल रहा है जो भी अपना वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, वहां उसको गाली पड़ जाती है। और जहाँ एकदम बेकार कर रहा है रोहित शर्मा, मतलब एकदम जस्ट अचानक से सर थे कि अब तो रोहित शर्मा ड्रॉप होगा, अचानक से अफगानिस्तान के सामने एक सेंचुरी मार देगा, ऐसा लगता है नहीं बच गया। वहां बच कैसे जाता है यार भाई रोहित भाई। तो पर्सनल नहीं जाना चाहिए, लेकिन मेरे को मैंने सुना था कि रोहित शर्मा की वाइफ पीआर मैनेजमेंट चलाती थी, अभी भी चलाती है कि नहीं चलाती मुझे पता नहीं, जस्ट यूनिवर्स में ये बात रख रहा हूँ। और रोहित शर्मा और उसकी वाइफ पीआर मैनेजमेंट कंपनी चलाती थी, बस मैं ये बात बताना चाहता था बस। ठीक है, तो मेरे को लगता है इसी नोट पे हम अपना वीडियो एंड करते हैं। आज अच्छा वीडियो हो गया, ज्यादा स्टैट अटैक नहीं किया। तो भाई वीडियो खत्म होने से पहले मैं कह दूंगा इंस्टाग्राम वगैरह पे फॉलो कर लिया करो, है ना भाई। मतलब अभी तुमको क्या चाहिए कि भाई हम कैसी कंटेंट डालें, कंटेंट तो थोड़ा इसी प्रकार का आएगा, इसी चीज में हमको मजा आता है। मैं ज्यादा वन और कहानियां सुना नहीं सकता, तो मैं तो इसी प्रकार का कंटेंट लाऊंगा, नॉन वेनिला। मैं थोड़ा बहुत बता सकता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं बताऊंगा तुमको कि एशिज में किसको कब बाउंसर लगा, कौन वेटरन है, ठीक है, तो किसका कोच किससे लड़ गया टीम सिलेक्शन के लिए, तो मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा। ये इररिलेवेंट चीज है भाई, ऐसी कुछ चीजें बताए ना जो तुम्हें पता ना हो, फालतू क्या भाई पीछे गाना लगा के पता ना हो और मैटर करती हो, ठीक है। हाँ कि हाँ, वो मैटर भी तो करना चाहिए ना, कि अब भाई किसी का कोच उसके अंडर 16 के सिलेक्शन के लिए लड़ गया था, अरे वो आज कैसे मैटर कर रहा है,
वेंकटेश अय्यर IIT में पढ़ाई करता था या करता होगा। क्या बता भाई, अब वेंकटेश अय्यर पॉइंट ये वीडियोस हम लोग जो पॉडकास्ट बना रहे हैं, हमारा इसका पूरा पॉइंट ही यही है। हम लोगों ने जब ये वीडियोस बनाना चालू किया था, हमारा पॉइंट ही ये था कि ऐसी चीजें इंटरनेट पे डालें जो हमको लगता है क्रिकेट से रिलेटेड है नहीं। इंटरनेट में मैंने जितना भी यूट्यूब पे देखा, या तो डायरेक्ट क्रिकबज लेवल की स्टफ चल रही जो एकदम हाईली इंटेलेक्चुअल क्रिकेट नर्ड या क्रिकेट गीक्स को मजा आता है ना, और या फिर एकदम डायरेक्ट लो लेवल पे हो। क्या तू बोलता है कि देयर इज ग्लेन मैगरा और क्या डिंडा, नथिंग इन बिटवीन, द ब्लड इज ग्लेन मैगरा और द डिंडा, नथिंग इन बिटवीन। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं बीच का कुछ बन के निकले, थोड़ा हर्षित राणा बन के निकले या कोई भी पता नहीं डेयर स्टेन बन के निकले। तो भाई वही कि अनफिल्टर्ड नॉन सेंसिकल है ना, कि मतलब सॉरी नॉन सेंसिकल तो गलत वर्ड हो गया, अनफिल्टर्ड एंड नॉन वेनिला स्टफ, कि भाई फालतू की लवी डवी कहानी ना बनाए ताकि तुमको भी मजा आए, एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन हो, एक स्ट्रॉन्ग डिस्कशन पॉइंट हो। तुम डिसएग्री करो तो कमेंट में दबा के गाली दे दो, लेकिन कंटेंट तो ऐसा ही आएगा। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मतलब जो यहाँ तक अगर सुन रहा है तो उसके लिए एक चीज ये भी है कि अगर आप कुछ चाहते हैं कि किसी टॉपिक पे बात हो जो रिलेवेंट हो क्रिकेट सीन से करंट के, ठीक है, तो आप कमेंट करें, तो उसमें हम अपना व्यूज देंगे, आपको स्टैट्स ला के देंगे, ठीक है, हम वो सब अब ये मत बोलना कर लेंगे। ये मत बोलना कि धोनी ने सिंगल क्यों नहीं दिया डेरी मिचेल को, उस पर बात करो, ये कोई सेंस नहीं। इस पे क्या बात करूं भाई, मैं धोनी इंडिया के लिए खेल नहीं रहा है, क्या बात करूं भाई, वो एक रन से कुछ डिफरेंस भी नहीं आया था भाई। तो इस टाइप की चीजें प्लीज उम्मीद मत करना। मेरे को है ना भाई, व्यूज मेरे कम आएंगे, मैं बुरा नहीं लगाऊंगा, लेकिन एक अपने पैशन प्रोजेक्ट में भी वो काम नहीं कर सकता कि घस घस के बस लोगों को सर्व करूं, वो मुझसे नहीं होगा, ठीक है। मैं प्रदेश और ठाकुर से भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो ऋषभ पंत का नंबर है। तो ठीक है, तो बात यही एंड करता हूँ। तो भाई अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक कर दो, शेयर कर दिया करो, कुछ है तो भाई शॉर्ट्स ही शेयर कर दिया करो। सब्सक्राइब तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, तुमको लाइक नहीं करना, कमेंट नहीं करना, आलस आता है, मैं समझ सकता हूँ, बहुत आलसी हूँ भाई। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जा रहा तुम्हारा, एक बार सब्सक्राइब कर दोगे तुम्हारा काम हो जाएगा कंसिस्टेंटली वीडियोस बना रहे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। मैं अभी फिर से कहूंगा भाई, रेडिट वाले अगर कोई रेडिट से देखा है, आई लव यू, ठीक है। मेरे को पता है तुम लोग रेडिट में कंसिस्टेंटली हमको देखते हो, सबसे ज्यादा मुझे हम लोगों को रेडिट पे देखा जाता है। थैंक यू भाई, एकदम प्यारी चुम्मी है तुम लोगों को। आंटी तो यहाँ तक नहीं देख रही है, नहीं है ना, ठीक है। तो थैंक यू सो, स्टार्टिंग में जरूर देखा होगा, ठीक है, थैंक यू सो मच। यही पर वीडियो एंड करते हैं। आज का वीडियो काफी अच्छा गया, थैंक यू गाइस। देखो कुछ बोलना है कि मैं कर दूं भाई, मैं नहीं बस बाय बाय, चल।